जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं अध्याय 3 भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अपवाह का मुख्य कारण होता है बहना, प्रवाहित होना। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर आपने एक बाल्टी पानी किसी स्थान विशेष पर डाला और थोड़ी दूरी पर एक गिलास पानी किसी स्थान पर डाला, तो आप देखेंगे कि जो बाल्टी भर पानी था उसकी जो धाराएं हैं वो जिस तरफ ढाल होगा उस तरफ प्रवाहित होंगी, और पानी की जब तक मात्रा होगी तब तक वह धारा बहती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही हमने ग्लास से फेंका हुआ पानी देखेंगे कि वह भी जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ बहेगा, लेकिन उसमें पानी की मात्रा कम थी तो उससे बहने वाली धाराएं बहुत छोटी होगी। तो यह बात तो निश्चित हो गई कि अपवाह तंत्र के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक होती है। पहला तो होता है कि पानी की मात्रा कितनी है, दूसरी बात कि ढाल कैसा है, तीसरी बात कि नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस क्षेत्र का मौसम कैसा है, शुष्क है, वर्षा वाला है, या ग्लेशियर से पिघला हुआ है कि जहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमानियाँ पिघलती हैं और पानी की मात्रा को बढ़ाती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो किसी भी नदी के प्रवाह को या उसके अपवाह तंत्र को प्रभावित करती है। निश्चित नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। इसकी सहायक नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जब एक नदी बहती है और उसके साथ और भी उसके दाएं बाएं सिरे किनारे से दूसरी छोटी नदियां उसमें मिलती है जो पानी की मात्रा को बढ़ाती है और सहायक नदियों के रूप में अपवाह तंत्र का जाल बनाती है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयाविधि, शैलों के स्वभाव एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, जल की मात्रा और प्रवाह की समयावधि का परिणाम है। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण में बताया कि अगर हम एक बाल्टी पानी किसी स्थान पर डालते हैं तो ढाल के अनुरूप एक निश्चित समयावधि में वह प्रवाहित होगा, और शैलों का स्वभाव, अगर हमने घर के चिकने फर्श पर पानी डाला तो पानी दूर तक प्रवाहित होगा, लेकिन अगर हमने मिट्टी वाले स्थान पर पानी डाला तो दूर तक प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि वह जमीन को सोख लेगा। इस तरह हम देखते हैं कि शैलों के स्वभाव एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, जल की मात्रा और प्रवाह की समयावधि का परिणाम है। जब एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस क्षेत्र को हम जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जो नदी ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी से निकलती है या फिर किसी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और वह नदी समुद्र तक अपना प्रवाह बनाए रखती है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित जल के अपवाह को द्रोणी कहते हैं। जब सहायक नदियाँ उनसे जुड़ती जाती है तो उनके बीच के क्षेत्र से जो है उसको हम द्रोणी कहते हैं, और भारत में ये द्रोणियाँ बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है क्योंकि भारत एक नदियों का देश है। एक द्रोणी को दूसरी द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक या जल संभरण कहते हैं। हम भारत की नदियों को एक वर्गीकरण के माध्यम से हमने 3 भागों में बांटा है, और यह चार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। पश्चिम की नदियाँ, मध्य की नदियाँ और भारत के पूर्वी उत्तर पूर्व की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। इस तरह हम इनको विस्तार से एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों हिमालय का प्रवाह तंत्र। हिमालय के प्रवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है, गंगा यमुना नदी तंत्र भारत के मध्य में स्थित है, उत्तर भारत के मध्य में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और ये सभी नदी तंत्र बहुत बड़े हैं और भारत का एक बहुत बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा उत्तर का मैदान का निर्माण करती है। इनकी असंख्य सहायक नदियां हैं जो इनके साथ इनके पानी की मात्रा को बहाकर और इनका जल ग्रहण क्षेत्र और बाढ़ का मैदान विस्तृत करने में सहयोग देती है।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। इसका क्षेत्रफल 11,66,000 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत देश में के क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर-चू के निकट हिमनद से होता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में ये बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती है जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिंगार, द्रास, ये नदियाँ इसके सहायक नदियाँ हैं। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे लंबा क्षेत्र बहती है। झेलम नदी। झेलम नदी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है बच्चों। झेलम नदी पीर पंजाल में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा। रावी नदी। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग के पश्चिम से निकलती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। यह भी सिंधु की एक मुख्य सहायक नदी है। सतलज नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर बना भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। अब महत्वपूर्ण नदी है मध्य मैदानी भाग की और वो है गंगा। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। यह नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है। गंगा नदी तंत्र यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सोन इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं किनारे से इसमें मिलने वाली नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम हो जाता है। ये गंगा नदी से इलाहाबाद जैसे पवित्र स्थान पर मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ भी सहायक नदी के रूप में सम्मिलित होती है। उनमें है चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट से मिलती है। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा यमुना के बाएं तट पर मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। आगे ये यमुना से मिल जाती है। गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा से मिलती है। गंगा नदी तंत्र में घाघरा नदी छपरा में गंगा से मिलती है। कोसी तिब्बत के पास माउंट एवरेस्ट से निकलती है और रामगंगा कन्नौज से के निकट गंगा से मिल जाती है। छोटा नागपुर का पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर, शारदा, अंत में महानंदा मिल जाती है। गंगा के निकट तट पर सोन बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। सभी सहायक नदियों को लेकर बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। बच्चों, हर नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि हर नदी में जल की मात्रा अधिक होनी आवश्यक है, जो कि हर नदी में अलग अलग प्रकार की जल मात्रा होती है तथा जलवायु का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जो नदियाँ शुष्क क्षेत्रों से बहकर आती है वो या तो बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है या फिर वो
रास्ते में ही कहीं शुष्क होकर डमी हो जाती है या लुप्त हो जाती है, और इसलिए हर नदी को डेल्टा बनाने के लिए जो है पानी की मात्रा, ढाल और मौसम तीनों की अनुकूल दशाएं होना बहुत आवश्यक है। गंगा नदी की सहायक नदियां अत्यधिक होने के कारण तथा ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से हिमनद से निकलने के कारण इस नदी में वर्ष भर पानी की मात्रा अधिक होती है और इसलिए यह नदी बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन के नाम से हम जानते हैं। अब हम आते हैं बच्चों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह नदी कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ये भारत में प्रवेश करती है। असम घाटी में यह 750 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है। असंख्य सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती हुई और डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बच्चों अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है तथा संसार के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम पद्मा और मेघना हो जाता है और ये दोनों नदियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा सुंदरवन नामक डेल्टा बांग्लादेश में बना। प्राय अपवाह तंत्र। अब आते हैं हम दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़कर अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप की मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। ये नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्ग नहीं बनाती है क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत होती है और अवसाद की मात्रा कम होती है, इसलिए यह विसर्ग नहीं बनाती। ये बारहमासी नदियां नहीं हैं क्योंकि ये कर्क रेखा के नीचे प्रवाहित होती है। कर्क रेखा पर सूर्य के सीधी पड़ती है तो पूरा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है और इतनी गर्मी होने के कारण ये नदियाँ जो है ये ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं और ये नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एंशुरी बनाती है। ये नदियों में भी पानी की मात्रा अधिक होती है, ढाल तीव्र होता है और गाद की मात्रा भी आवश्यकता से के अनुसार कम ही होती है, इसलिए यह नदियाँ दोनों एंशुरी बनाती है। ये धाराओं में बढ़ती नहीं है, इसकी एक धारा ही अरब सागर में जाकर मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से यह निकलती है और यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। यह उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है और एक छोटा सा डेल्टा भी बनाती है। इस नदी का 53% अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। बाकी उड़ीसा राज्य अपना अपवाह तंत्र बनाती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगांडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इसके प्रवाही क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में तथा उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दी में वर्षा होती है। दोनों समय वर्षा होती है, वहाँ आते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से भी। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं गाभिनी, भवानी और अमरावती। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है।
यह भड़ोज के निकट 27 किलोमीटर लंबा और चौड़ा चार ज्वार नदमुख बनाती है, अंशुरी बनाती है। ज्वार नदमुख अर्थात अंशुरी बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित। ताप्ती नदी, यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई जिले से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। लूणी नदी, अरावली के पश्चिम में लूणी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के निकट सरस्वती व सागरमती धाराओं से उत्पन्न होती है। पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी तंत्र अल्पकालिक है, अर्थात एक थोड़े से समय के लिए यह नदी तंत्र जो है प्रवाहित रहता है, इसमें जल रहता है, क्योंकि यह बहुत लंबे क्षेत्र में शुष्क क्षेत्रों का सामना करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं शैंतुई जी, भद्रा, साबरमती, माही, वैतरणी, शरावती, मांडवी। जुआरी, पोनानी, पेरियार, पंबा, ये नदियां भी दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि भारत का नदी तंत्र बहुत बड़ा है और बहुत ही हम सौभाग्यशाली है कि भारत में इतनी सारी नदियाँ प्रवाहित होती है जो हमारे लिए सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। पीने का पानी, सिंचाई और हमारे उद्योग धंधे, हमारी जल विद्युत उत्पादन में बहुत अधिक सहयोग करती है। इसीलिए हमारा देश और हमारे देश की अर्थव्यवस्था नदियों पर बहुत कुछ मात्रा पे आश्रित है। तो यह अध्याय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ आप भारत का अपवाह तंत्र बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जय हिंद बच्चों।